Hello friends, welcome back to my YouTube channel Engineers Academy. Today I will discuss lecture number 7, the Motor Vehicle Act. Chapter 4, Registration of Motor Vehicle. First is Act number 39, Necessity for Registration. रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता क्यों है? कोई भी व्यक्ति बिना रजिस्ट्रेशन के किसी गाड़ी का मालिक नहीं हो सकता है और ना ही कोई भी व्यक्ति बिना रजिस्ट्रेशन के किसी भी गाड़ी को पब्लिक प्लेस पर चला सकता है। यदि वो चलाता है तो ऑफेंसेस कहलाएगा, यानी कानून गैर कानूनी कहलाएगा और उसके लिए वो सजा का पात्र होगा। नेक्स्ट पॉइंट, एक्ट नंबर 40, रजिस्ट्रेशन वेयर टू बी मेड। रजिस्ट्रेशन कहाँ होता है? तो किसी भी पंजीकरण प्राधिकारी यानी रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी द्वारा रजिस्ट्रेशन होता है। सेक्शन 42, सेक्शन 43 एंड सेक्शन 60 के अकॉर्डिंग कोई भी गाड़ी का मालिक अपना रजिस्ट्रेशन स्टेट रजिस्टर्ड रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी द्वारा अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकता है, जहाँ पे वो उसका निवास है वहाँ पे, या फिर जहाँ पे वो रहता है, काम करता है, व्यवसाय करता है। यदि होम होम टाउन के अलावा कहीं और भी ऑल इंडिया में कहीं भी रहता है जहाँ पे वो गाड़ी खरीद रहा है, तो वहाँ पे यदि वो गाड़ी खरीद रहा है तो वहाँ पे वो उसका रजिस्ट्रेशन करवाएगा। और यदि वो घर पे गाड़ी खरीद रहा है जहाँ पे उसकी मूल निवास है तो वहाँ पे उस गाड़ी का रजिस्ट्रेशन करवाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है एक्ट नंबर 41, रजिस्ट्रेशन हाउ टू बी मेड। पंजीकरण कैसे किया जाता है? जाहिर सी बात है, रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आपको अपना डॉक्यूमेंट्स देना पड़ेगा, जो भी उसके अकॉर्डिंग रिक्वायर्ड होगा, जैसे निवास, आधार, ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो भी लगते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए, वो सारे डॉक्यूमेंट्स देना पड़ेगा। यदि मान लीजिए कि ऑनर दो हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई फाइनेंस करता है, कोई गाड़ी खरीदता है, जैसे बैंक फाइनेंस करती है तो गाड़ी मैं खरीदता हूँ, तो उसमें फाइनेंसर मालिक नहीं बनेगा, मालिक बनेगा जो गाड़ी खरीद रहा है। तो ऐसे कंडीशन में, यानी जब एक से ज़्यादा लोग हों गाड़ी खरीदने के लिए, जैसे कि मान लीजिए आपको गाड़ी खरीदना हो, आपके पास पैसा नहीं है, तो आप क्या करते हैं, बैंक से लोन लेते हैं, लोन लेके उस गाड़ी को खरीदते हैं। तो यहाँ पर तो बेसिकली दो ऑनर हो रहे हैं, एक बैंक और एक आप। तो उस कंडीशन में बैंक को मालिक नहीं बनाया जाएगा, मालिक वो बनेगा जो गाड़ी को खरीद रहा है, यानी जो लोन ले रहा है। तो इस कंडीशन में एक ही व्यक्ति मालिक बनता है। सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है कि जब भी आप किसी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो उसके लिए एक फीस निर्धारित है, जो फीस सेंट्रल गवर्नमेंट निर्धारित करती है। तो जब आप गाड़ी का रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तो उस रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आपको एक पर्टिकुलर फ़ी पेड करना पड़ेगा। वो हर गाड़ी के कंडीशन में अलग अलग होता है, जैसे मोटरसाइकिल के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए, कार के लिए, तो हर गाड़ी के लिए अलग अलग होता है। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है कि जब भी आप गाड़ी का रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तो रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी क्या करेगी, एक सर्टिफिकेट इशू करेगी, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू करेगी। वो सर्टिफिकेट उस रूप में होगा, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी उसका रूप निर्धारित किया होगा, जो भी फॉर्मेट, उस फॉर्मेट में होगा। फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है कि जब भी आप पंजीकरण प्रमाण पत्र लेंगे तो उस पंजीकरण प्रमाण पत्र में, यानी रजिस्ट्रिंग सर्टिफिकेट में, वो गाड़ी से रिलेटेड सभी चीज़ें उसमें मेंशन होगा कि गाड़ी किस तरह का है। लोडिंग गाड़ी है, मतलब कि आपका भार ढोने वाला गाड़ी है, माल ढोने वाला गाड़ी है, या पर्सनल यूज के लिए गाड़ी है, बाइक है, टू व्हीलर है, फोर व्हीलर है, उसकी वेट कैपेसिटी क्या है। तो इसमें इस तरह के से सारी चीज़ें उसमें मेंशन होगी उस सर्टिफिकेट में। फिफ्थ पॉइंट क्या बोल रहा है कि जो भी पंजीकरण अधिकारी, रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी होता है, वो उस गाड़ी पे एक विशेष चिन्ह होगा। फिफ्थ पॉइंट के अकॉर्डिंग रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी क्या करेगा, जिस भी गाड़ी का आपने रजिस्ट्रेशन कराएंगे, उस गाड़ी का सारा डिटेल वो फिर अपने भी रजिस्टर में उसको मेंटेन करके रखेगा, जैसा सेंट्रल गवर्नमेंट संकेत करेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट के आदेश के अनुसार जो भी उसमें विवरण नोट करना है वो नोट करके अपने पास भी रजिस्टर रखेगा। सिक्स पॉइंट क्या कह रहा है कि पंजीकरण वाहन में
जो भी रजिस्टर्ड गाड़ियां हैं उसमें पर्टिकुलर एक चिन्ह दिया जाएगा, चिन्ह संदर्भित उस पर किया जाएगा जिससे गाड़ी पहचान में आ जाए। 7th पॉइंट बोल रहा है कि जो भी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होगा वो ट्रांसपोर्ट व्हीकल के अलावा उसकी वैलिडिटी 15 ईयर की होती है, जैसा कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग, और ये सर्टिफिकेट फिर रिन्यूअल कराना पड़ता है। 15 वर्ष की अवधि के लिए वैध होंगे ऐसे प्रमाण पत्र और नवीनीकरण होगा। 8 पॉइंट क्या बोल रहा है कि जब भी आप किसी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो उस रजिस्ट्रेशन जैसे ट्रांसपोर्ट व्हीकल के अलावा एक अवधि के बाद उस गाड़ी का जो भी रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र है उसको नवीनीकरण कराना पड़ता है। नवीनीकरण यानी रिन्यूअल कराना पड़ता है, जैसा कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपना निर्देश जारी करेगी उसके अकॉर्डिंग। और 9th पॉइंट बोल रहा है कि जब आप गाड़ी का सर्टिफिकेट रिन्यूअल कराएंगे उस समय आपको एक पर्टिकुलर फीस भी पेड करना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट 10 नंबर पॉइंट क्या कहता है कि धारा 56 के अकॉर्डिंग रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी जब भी आवेदन प्राप्त करेगा तो उपधारा 8 के तहत 5 साल की अवधि के लिए पंजीकरण करेगा। उस गाड़ी का पंजीकरण 5 साल के लिए करेगा और जिस गाड़ी का पंजीकरण करेगा उस गाड़ी के मूल मालिक को सूचित करेगा। नेक्स्ट पॉइंट 11 नंबर पॉइंट क्या कह रहा है, यदि स्वामी यानी मालिक जो है उपधारा 1 या जैसा भी मामला हो यदि आवेदन करने में विफल हो जाता है तो उपधारा 8 के अकॉर्डिंग पंजीकरण प्राधिकारी यानी रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी परिस्थितियों को देखते हुए मालिक को उसके खिलाफ कार्रवाई करने के बदले भुगतान करना पड़ेगा। यानी यदि मान लीजिए रजिस्ट्रेशन कराने में वो असफल हो जा रहा है तो जो भी गाड़ी का मालिक होगा वो उसकी कार्रवाई करेगा और कार्रवाई करने के बदले उसे कुछ पेनाल्टी देना पड़ेगा। धारा 177 के तहत जो भी राशि हो उसे पे करना पड़ेगा। यदि वो पेनाल्टी देने में असफल हो जाता है तो धारा 177 के तहत उस व्यक्ति पे कार्रवाई होगी, यानी कि लीगल एक्शन लिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट 12 नंबर पॉइंट कह रहा है कि यदि जो भी मालिक हो धारा 11 के तहत राशि भुगतान करने में सफल हो जाता है तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। 13 नंबर क्या कह रहा है कि उपधारा 11 के प्रोविजन के लिए राज्य सरकार अलग अलग राशि निर्धारित कर सकती है। तो आवेदक करने के स्वामी के विलंब अवधि के संबंध में उपधारा 1 या उपधारा 8 यानी कि हर राशि अलग अलग कर सकती है सरकार, जैसा वो राशि चाहे वैसा निर्धारित कर सकती है। 14 पॉइंट क्या कह रहा है, पंजीकरण का डुप्लीकेट प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आवेदन किया जा सकता है और आवेदन करने के साथ उसके साथ शुल्क लगेगा। शुल्क लगाकर आवेदन किया जाएगा जो भी केंद्र सरकार निर्धारित करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है एक्ट नंबर 42 स्पेशल प्रोविजन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ मोटर व्हीकल ऑफ डिप्लोमेटिक ऑफिसर या राजनयिक, यानी राजनयिक अधिकारियों के लिए मोटर गाड़ी का रजिस्ट्रेशन कराना। तो धारा 41 की उपधारा 1 के अकॉर्डिंग किसी भी डिप्लोमेटिक ऑफिसर के गाड़ी को रजिस्टर्ड किया जा सकता है बिना किसी कंप्लेन के। धारा 3 की उपधारा 6 के अकॉर्डिंग एक रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी उस गाड़ी को रजिस्टर्ड करेगा, जैसा कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जैसा निर्देश जारी किया है उस निर्देश के अकॉर्डिंग उस गाड़ी को रजिस्टर्ड किया जाएगा। सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है कि यदि मान लीजिए इस धारा के तहत पंजीकरण कोई भी वाहन राजनयिक या काउंसलर अधिकारी की संपत्ति नहीं रह जाती है तब उसका पंजीकरण प्रभावी नहीं रहेगा, यानी उसका पंजीकरण रद्द हो जाएगा और इसके बाद धारा 39 और 40 प्रावधान उस गाड़ी पर लागू हो जाएगा। यानी कि मान लीजिए कोई काउंसलर है आया है बाहर से, जो बाहर से आते हैं विदेशी उन्हें काउंसलर कहते हैं,
काउंसलर या राजनयिक जो भी कह लीजिए आप कहा जाता है, यदि वो रहता है, गाड़ी लेता है, इस्तेमाल करता है, फिर वो अपने देश चला जाता है, तो काउंसलर की वो प्रॉपर्टी अब नहीं रही, वो गाड़ी वो छोड़कर यहीं चला गया, तो वो गाड़ी अब वो काउंसलर की प्रॉपर्टी नहीं रही और वो अपने देश चला गया। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो गाड़ी का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र होगा वो ऑटोमेटिक रद्द माना जाएगा, यानी क्योंकि जो काउंसलर गाड़ी खरीदा था अपने इस्तेमाल के लिए चलाया रहा और फिर छोड़कर वो चला गया, तो उसका जो रजिस्ट्रेशन है ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा और उस गाड़ी के रजिस्ट्रेशन पर धारा 39 और 40 जो भी उसके प्रावधान है उस गाड़ी पर लागू हो जाएंगे। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है कि केंद्र सरकार जो है मोटर वाहन के पंजीकरण के लिए नियम बना सकती है, चाहे काउंसलर हो, राजनयिक हो, उनके भी प्रक्रिया जो लेने की प्रक्रिया है गाड़ी को, उस गाड़ी की प्रक्रिया को लेने के में जो चाहे वो नियम बना सकती है, उसमें चेंजिंग कर सकती है। तो इसके लिए केंद्र सरकार फ्री है, स्वतंत्र है। फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है कि इस धारा के तहत डिप्लोमेटिक ऑफिसर या काउंसलर ऑफिसर का मतलब क्या होता है कि ऐसा कोई भी व्यक्ति जो केंद्र सरकार के परमिशन से इस देश में आया है, जिस देश में भी जाए वहाँ के सेंट्रल गवर्नमेंट के परमिशन से वहाँ पे आया है, यदि सरकार मान्यता प्राप्त हो, यानी कि वो सरकार द्वारा परमिशन लेकर वहाँ पे आया हो। यदि कोई प्रश्न उठता है कि अधिकारी है या नहीं है, तो उसके लिए केंद्र सरकार जवाबदेह है, उसका फैसला, उसका निर्णय जो होगा वही मान्य होगा। यानी केंद्र सरकार यदि कह दी नहीं है तो उस गाड़ी का रजिस्ट्रेशन ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा, और यदि कह रही केंद्र सरकार है, चाहे वो अधिकारी वो चला गया हो, काउंसलर वो अपने देश चला गया हो, चाहे नहीं गया हो, तो उस कंडीशन में उसका रजिस्ट्रेशन नहीं रद्द होगा। तो इसके लिए केंद्र सरकार फ्री है, उसका ही फैसला अंतिम माना जाएगा। Thank you so much for watching this video. Please like, share and subscribe my channel.